नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। इन दिनों पर्दे पर एक जो घटना है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में मेहरौली में हुआ एक दर्दनाक कांड। दिल्ली में जो दिल दहला देने वाला वाकया हुआ उसके पीछे एक प्रेम कहानी है। एक लड़का है, एक लड़की है, हत्या है, 35 टुकड़ों का जिक्र है जो उसके शरीर के किए गए उसको मारने के बाद, शक, धोखा और फिर उसके बाद खौफनाक हत्या। इसे सुनकर सब हैरत में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, डरे हुए भी हैं कि हमारे समाज में ये क्या हो गया है। इस केस में कई खुलासे हो रहे हैं रोजाना। और इस बीच श्रद्धा के जो पिता हैं, जो लड़की जिसकी हत्या की गई, उसने आफताब के लिए फांसी की सजा मांगी है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और हत्या के बाद सबूतों को मिटाने के लिए जिस तरह से प्लानिंग की वो हैरतअंगेज है। गला दबाकर हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के साथ ऐसा विभत्स काम किया जो दिल को दहला देता है। कोर्ट ने उसे 5 दिनों के लिए हिरासत में भेजा है और इस केस में जांच लगातार चल रही है। नए नए चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। श्रद्धा मर्डर केस में जो खुलासे हुए, उन खुलासों के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये सब हमारी सोसाइटी में कैसे पनपा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की घटना हुई, लेकिन ये कुछ ज्यादा भीभत्स है और इसके पीछे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो चिंता पैदा करती हैं, जो डराती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमरे में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स रखे गए थे, उस दौरान आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कवर्ड में भी रखा था। एक फ्रीजर खरीदा गया था और फ्रीजर में उसको रखा गया जिससे वो खराब ना हो। आफताब ने हत्या के बाद बाथरूम में श्रद्धा की लाश रखी। फिर गूगल पर सर्च करने के बाद श्रद्धा की डेड बॉडी को काटने और शव को ठिकाने लगाने, खून के दाग मिटाने और इंसान के शरीर की बनावट की पूरी जानकारी ली। बाजार से ये एक आरी खरीद कर लाया और बाथरूम में बैठकर आरी से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। इसके बाद उसने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सर्च किया, पढ़ा और उसे यह जानने में इससे मदद मिली कि कैसे आसानी से किसी लाश को काटते हैं। उसके लैपटॉप में गूगल सर्च हिस्ट्री की जांच के बाद पता चला ये सारा कुछ। 300 लीटर का फ्रिज उसने खरीदा जिसमें की डेड बॉडी के टुकड़े रखे गए। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को सड़ने से बचाने के लिए आफताब बाजार से ये फ्रिज खरीद के लाया था। दुर्गंध से बचाने के लिए अगरबत्तियां जलाई गई थी। किसी को शक ना हो इसलिए वो हर दिन रात में 2 से 3 बजे घर से निकलता था और उसके बाद धीरे धीरे मेहरौली के जंगल में 18 दिनों तक वो शव अलग अलग जगह पर फेंकता रहा। अब इसमें एक टीवी सीरीज का भी बड़ा रोल है इस पूरे मर्डर में, और इस टीवी सीरीज का नाम है डेक्स्टर। ये एक अवार्ड विनिंग सीरीज है और ये डेक्स्टर सीरीज को देख देख के चीजें कर रहा था। जुर्म को इसने कबूल किया है आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसके दिमाग में इस शातिराना अंदाज में हत्या करने का आइडिया डेक्स्टर वेब सीरीज को देखकर आया। डेक्स्टर एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें जो किरदार है उसका नाम है माइकल सी। उन्होंने उसको निभाया है। इसकी कहानी में डेक्स्टर नाम के लड़के के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी रची गई है। 3 साल की उम्र में वो अनाथ हो जाता है। डेक्स्टर बचपन में अपनी मां की आरी से क्रूरतापूर्वक हत्या देखता है जो उसके दिलो दिमाग में घर कर जाती है। इसके बाद मियामी पुलिस अफसर हैरी मॉर्गन गोद उसको ले लेता है और हैरी डेक्स्टर के दिमाग में लगे सदमे को पहचान लेता है और फिर उसकी ऐसे क्रिमिनल्स की हत्या करने में मदद करता है जो कानूनी दांव-पेच का फायदा उठाकर सजा से बच निकलते हैं। डेक्स्टर क्रिमिनल्स की हत्या करने से पहले पूरी सतर्कता बरतता है। वो हाथों में ग्लव्स पहनकर हत्या करता है और जिस रूम में वो इस घटना को अंजाम देता है उसे प्लास्टिक से पूरी तरह से कवर कर देता है। लाशों के टुकड़े करने के बाद उन्हें अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम में फेंक देता है। ये डेक्स्टर की कहानी है। पुलिस जब ये पूरी घटना की पड़ताल कर रही है तो कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे कि पुलिस हैरान है। ये आइडिया उस आफताब को उसी वेब सीरीज से मिला जिसका अब जिक्र मैं अब कर रहा हूं। अब आफताब श्रद्धा की लव स्टोरी 2000 ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की ओर से। मुंबई के पास वसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करती थी और इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की जान पहचान आफताब अमीन पूनावाला से हुई। पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का धर्म अलग अलग था इसलिए दोनों के परिजनों को रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने घर छोड़ दिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पहले दोनों नया गांव और बाद में वसई में रह रहे थे, लेकिन जब श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो घर वापस आई और बताया कि आफताब श्रद्धा से मारपीट करता था।
तब पिता ने बेटी को घर में ही रुकने के लिए कहा, लेकिन आफताब ने तब श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। पुलिस का कहना है कि श्रद्धा और आफताब मई 2022 में दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी, लेकिन दूसरों से उसकी खोज खबर करते रहते थे वो। सितंबर में अचानक श्रद्धा ने अपने किसी से फोन उठाना बंद कर दिया, किसी का। पिता को इसके बाद चिंता हुई, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। फिर जानकारी मिली, श्रद्धा और आफताब दिल्ली में 8 मई को पहुंचे थे और पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन रुके। बाद में सैदुल्ला जावा इलाका है, वहां पर वो हॉस्टल में रहने लगे। फिर मेहरौली में एक मकान किराए पर लिया, 15 मई को वहां शिफ्ट हो गए। आफताब मेहरौली के मकान में पहले खुद शिफ्ट हुआ और अगले दिन श्रद्धा को भी वहां ले गया। उसके 3 दिन बाद उसने हत्या को अंजाम दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि हत्या क्यों की गई, तो बताया जा रहा है कुछ शक भी था उसको, बातचीत नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। आफताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अक्सर झगड़ा होता रहता था। श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद होता था और आखिरकार आफताब ने तंग आकर 18 मई को यह हत्या कर दी। 2013 में एक पीरियोडिक्स पत्रिका में प्रकाशित जो रिसर्च है वो कहती है कि हिंसक टीवी शो बच्चों को आक्रामकता सिखाते हैं, आक्रामकता इसकी वजह से बढ़ रही है। 2021 में भी एक ऐसा ही शोध हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो ये ज्यादा हिंसा और इस तरह की जो चीजें हमारे सामने फिल्मी पर्दे पर दिखाई जाती हैं, टीवी के पर्दे पर दिखाई जाती हैं, आजकल फोन के पर्दे पर दिखाई जाती हैं, बहुत खतरनाक हैं, दिमाग में एक निगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। तो आज हम राष्ट्रहित में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निगेटिव एनर्जी है कितनी खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। हमारे साथ सनम सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितेंद्र झा हैं, क्राइम एक्सपर्ट हैं, कुलदीप भारत हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से, और राकेश रावत हैं, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं दिल्ली से। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहले मैं कुलदीप आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या अपडेट है, ये मुझे आप एक बार बता दीजिए, फिर मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। कुलदीप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आज 1:15 बजे आफताब को लेकर जंगल पहुंची थी और करीब 2 घंटे बिताकर जंगल में उसके साथ जांच की गई। जहां जहां आरोपी आफताब ने जहां श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका था उसकी जगह की निशानदेही पर उस जगह को ढूंढा गया और करीब 13 शव के टुकड़े बरामद हुए, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के पीछे के रास्ते से थाने पहुंच गई। और फिलहाल जो 13 टुकड़े हैं उनको एफएसएल की टीम को सौंप दिया गया है, क्योंकि सारा जो जांच का दावेदार है वो एफएसएल की टीम के ऊपर है, क्योंकि एफएसएल की टीम जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये इंसानी शव है या किसी जानवर के हड्डियों के शव है। फिलहाल जो आफताब है उसके 5 दिन की रिमांड ली गई थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड उसकी पूरी हो चुकी है। और वहीं जो श्रद्धा है उसके पिता ने भी ये जो लव जिहाद का मामला उठाया है, क्योंकि उनको लगता है ये सारा मामला लव जिहाद का था, जिसको लेकर जिस तरह उनकी बेटी की बर्बरता से हत्या की गई है उसके लिए उन्होंने आरोपी आफताब को फांसी की सजा देने की मांग की है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अभी पुलिस अपने हिसाब से हैंडल कर रही है। हमारे साथ जितेंद्र झा जी हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आप तो इस तरह की घटनाओं को बहुत करीब से देखते रहे हैं। ये घटना वाकई में बड़ी बीभत्स है, इसको जिस तरह से अंजाम दिया गया, बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं, लगातार टीवी चैनल्स इसके नए नए एंगल निकाल के ला रहे हैं। आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? आप ने जब इसको सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आई, और अब जब इतनी परतें इसकी खुल गई हैं और इसमें एक टीवी शो का भी एक एंगल इंक्लूड हो गया है, लव जिहाद का एंगल भी इंक्लूड हो गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां तक हमारा क्रिमिनल केसों में जो मेरा तजर्बा है उसमें एक चीज हम इस तरह के केसों में बहुत कॉमन पा रहे हैं जी, और दैट इज डेटिंग ऐप। प्लीज नोट माय वर्ड्स। जिस तरह से डेटिंग एप्स पे बच्चे या ग्रोन अप्स बोथ विद डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन चाहे किस भी परिस्थिति में इनरोल हो रहे हैं और अनजाने लोगों का इस तरह से बिना किसी सोसाइटल अप्रूवल के, क्योंकि सोसाइटल अप्रूवल की जरूरत एक आम बात नहीं है, ये हमारे हिसाब से बहुत खास बात है और जो कि सदियों से हमारी जिंदगी में हमारी संस्कृति ने, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, मे बी
क्रिश्चियनिटी हो, उसमें भी सोशल मैरिज ही होता, मे बी इस्लाम हो, उसमें भी सोशल मैरिज होता, मे इट बी हिंदुइज्म। मतलब सोशल मैरिज को एक सोशल गैदरिंग और सोशल वैल्यू के तौर पे देखा गया है। लेकिन जिस तरह से इस तरह से जो डेटिंग एप्स आए हैं और उस पे जिस तरह से हम अपने परिवार और अपने सोसाइटी के को बिल्कुल पीछे रख के कई तरह के संबंधों में जुड़ने की हमको स्वायत्तता मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है जी। और इसका बेजा इस्तेमाल दोनों तरफ से गैंग्स काम कर रहे हैं इन डेटिंग एप्स पे, और जो कि एल्यूर करते हैं और उसके बाद फंसे हुए लोगों को मे बी मेल और फीमेल एक्सप्लॉइट किया जाता है टू द एक्सटेंट, और अल्टीमेटली उसका इस तरह का अंजाम। और मेरे नॉलेज में दिस इज नॉट द फर्स्ट केस ऑफ सच नेचर। सनम सिंह, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, और आप सोसाइटी में जो ये बदलाव हो रहे हैं, जिस ओर इशारा किया जितेंद्र जी ने कि डेटिंग एप्स के जरिए, और इस कहानी को अगर हम देखें जो महरौली का घटनाक्रम है, इसमें तो वो सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हैं जिसकी ओर लगातार इशारा किया जाता रहा कि इनसे सचेत रहे समाज, नहीं तो ये बहुत खतरनाक रूप ले सकते हैं। चाहे वो डेटिंग ऐप हो, चाहे वो जो आक्रामकता पर्दे पे दिखाई जा रही है, हिंसा दिखाई जा रही है। नेटफ्लिक्स क्यों इतना पॉपुलर है? इसीलिए कि उसमें जो आक्रामकता परोसी जा रही है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंज्यूम करने के बाद जो प्रोसेसिंग है वो इतनी भयानक हो जाती है कि उसका ये हश्र होता है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, समाज में रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए लोग डेटिंग ऐप का तो अब चर्चा आपने करी है जितेंद्र जी ने, ये तो यहाँ इंडिया में नहीं बाहर भी हो रहा है। और ये वैसे ही है जैसे गाड़ी चलाना, किसी का अच्छा इंस्टेंस होता है, किसी का बुरा। तो इस पे मैं ज्यादा कहूंगी कि आपको अपनी गाड़ी अगर चलानी है तो परख के चलानी है। यू हैव टू बी केयरफुल, यू कांट अज्यूम दैट एवरीथिंग इज गुड और बैड। बट मैं एक चीज कहूंगी, जब मैंने LLM किया था मीडिया लॉ पे, तो आपने बात छेड़ी इस बात की कि ये जो टीवी पे दिखाते हैं इसका कितना असर होता है। अब इंग्लैंड में आप देखिए, एक होता है वाटरशेड आवर, जो टीवी पे बुरी दुर्घटनाएं दिखाते हैं या ऐसी चीजें दिखाते हैं जो वल्नरेबल और बच्चों को दिखनी नहीं चाहिए, वो 9 बजे से पहले नहीं दिखाते हैं। टीवी पे जो दिखाया जाता है बाहर के देशों में, बाकी देशों में, वहां रेगुलेशन और सेंसरशिप है। सेल्फ सेंसर, इट्स अ डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट। यू आर नॉट रेगुलेटेड, यू आर डीरेगुलेटेड। एंड जो दिखाया जा रहा है टीवी पे, जैसे आप मैरी वेल्स व्हाइटहेड का प्रोपोर्शन था 70s में यूके में, और जो भी टीवी पे 9 बजे के पहले दिखाया जाता था, ऐसा होना चाहिए कि पूरी फैमिली देखे, बच्चे देखे, वल्नरेबल लोग देखे। जैसे जैसे रात बढ़ती है, लेट नाइट चीजें दिखाई जाती थी जिसमें वायलेंस बढ़ता है, सेक्स बढ़ता है, जैसी चीजें होती हैं ताकि बच्चों पे उन पे असर ना हो। अब आज के यूथ पे अगर आप देखिए, ये जो ओवर द द नेट टीवी सब आ रहे हैं, Amazon प्राइम ले लीजिए, नेटफ्लिक्स ले लीजिए, ZEE5 ले लीजिए, मैं किसी एक का नाम नहीं जिक्र कर रही हूँ। इसमें आपके सेंसरशिप बोर्ड की क्या सर्टिफिकेशन है? हम लोग जो देख रहे हैं, हम उससे इतना क्रूरता को देख के पहले हम नम होते थे, शौक होते थे, ये सब बर्दाश्त करने लग गए हैं। हमें ये सब ठीक लगता है, हमें ये लगता नहीं है कि कुछ गलत हुआ है किसी के साथ। होगा शायद हिंदी मूवी में रेप का सीन होता था तो वो छुपाते थे, दिखाते नहीं थे। आजकल की क्रूरता में मैं बयान नहीं लूंगी। हिंदी सीरियल आप ले लीजिए जिसके 2-3 सीजन निकल चुके हैं, लोग देख रहे हैं, हैरानियत भी नहीं है, नमनेस है, और एक तरह से एक्सेप्टेंस है। जिस वेब सीरीज का जिक्र मोनिका जी हो रहा है इस पूरे मामले में, उसको इतने अवार्ड मिले हैं, बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज है वो नेटफ्लिक्स की, इसीलिए पॉपुलर है कि लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे। अब उसमें इतनी विभत्स तरीके से चीजें दिखाई गई, उसको एक आदमी महरौली में बैठ के एग्जीक्यूट कर रहा है, उससे सीख रहा है, वो सीख रहा है कि कैसे शव को काटें। ये तो फिर इसके लिए तो फिर हमको, हमारे सोसाइटी को ही सचेत होना पड़ेगा उसके लिए। हमारे साथ सनम सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। सनम जी, एक चीज तो आप इस पूरे घटनाक्रम को तो देख ही रही हैं, लेकिन हाँ सॉरी मोनिका जी, ये जो मेंटली चीजें बदल रही, तब्दीली हो रही है जो बच्चों में, जो आक्रामकता को पसंद, जैसे KGF आप फिल्म का उदाहरण लीजिए।
केजीएफ फिल्म कितनी पॉपुलर हुई, और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह अगर आप देखें तो वही है कि उसमें जो वायलेंस दिखाया गया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रही है? देखिए, साइकोलॉजी इसमें ये काम कर रही है कि हम इन सीरीज में, जो आपने केजीएफ की बात की वो मैंने मूवी देखी हुई है, और उसके साथ साथ जो एक पुष्पा मूवी आई थी वो काफी मतलब पॉपुलर हुई थी। उसमें भी था कि जो विलेन है या जो भी ऐसे एक्ट हैं जहां पे क्राइम किया जा रहा है, ठीक है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो अगर बच्चे इस चीज को और हमारे युवा इस चीज को देखेंगे कि इट इज ओके और इसमें हम कुछ भी बुरा कर लेंगे तो हमारे साथ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और लोग तो हमसे डरते हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं और हमारी जो भी नीड्स है वो मीट हो रही है। तो अगर इस तरीके के बिहेवियर को ग्लोरीफाई करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और ब्रेन के लिए यहाँ तक कहना चाहूंगी कि वो बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या चीज रियल में हो रही है और क्या चीज विजुअल में हो रही है। अगर आप रोज इस तरीके की एक्टिविटीज वाले सीरीज या मूवीज देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये ठीक है, और एक एड्रेनल रश तो हमको मिलता ही है इस तरीके के सीरीज को देख के। और 18 to 40 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है वहां पे इन सब चीजों का इम्पैक्ट और ज्यादा होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट चाहिए हमको, डे टू डे लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, काफी स्ट्रेस हो चुका है। तो अगर इस तरीके का मूवी कोई देखेगा, उससे एक्साइटमेंट मिलेगा तो वो और इंडल्ज होगा ना इस एक्टिविटी में, क्योंकि पॉजिटिव सीरीज देखेंगे, पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, या मान लीजिए कुछ सत्संग सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे, तो वो एड्रेनल रश उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो वो एड्रेनल रश मिल रहा है और साथ साथ स्ट्रेस तो उनकी पर्सनल डे टू डे लाइफ में चल रहा है, और वो क्या हो रहा है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो समाज से भी कट रहे हैं। जो सर हमारे अभी बात कर रहे थे, समाज से कटा होना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो ऑनलाइन ही बीत रहा है ना उनका, तो वो रिलेशनशिप्स में बाहर इन्वॉल्व होना, फ्रेंडशिप कर पाना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और बहुत यंग भी हैं, उसमें उनके फ्रेंड्स ही नहीं है। तो रिलेशनशिप की यहाँ पे प्रॉब्लम इस केस में आई कैसे, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना पड़ता है, जो चीज अवेलेबल ही नहीं हो रही है। और एक कंट्रोल करने की चाहत बहुत ज्यादा है कि मैं कंट्रोल कर लूं सामने वाले को अपने हिसाब से और सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लूं, और जब वो नहीं हो पाता है तो बहुत बार इम्पल्स में ऐसे एक्ट ले लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि आइडियलाइज तो किया ही हुआ है क्राइम को या इस तरीके की पर्सनालिटीज को कि ये हम कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत ज्यादा बड़े रिपरकशंस नहीं झेलने पड़ेंगे, शायद वो उस समय सोच नहीं पाते। बिल्कुल। कुलदीप, आप वहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है आप उसी जगह पे हैं जहां पे ये टुकड़े बरामद हो रहे हैं। अभी ये भी एक एंगल है, गिरिराज सिंह ने बयान दे दिया, लव जिहाद का एंगल भी इसमें हो गया है। अभी कुछ ये भी खबर आई कि थाने के बाहर लोग धरना वगैरह भी दे रहे हैं और इसको फांसी दो, इस तरह का कुछ ये भी शुरू हो गया है। तो अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लव जिहाद के एंगल पे क्या पुलिस से बात की आपने, क्या कह रही है? देखिए, जो श्रद्धा के पिता है उन्होंने ये लव जिहाद का मामला उठाया, क्योंकि जिस बर्बरता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला हो सकता है। और वहीं जो पुलिस जो जंगल में ले गई तो कोई अहम सबूत जो सुराग पुलिस के हाथ लगे, पुलिस का ये कहना है कि जिसको लेकर जांच में काफी सहयोग मिलेगा, इसलिए महरौली के जंगल के पीछे के रास्ते से पुलिस आरोपी आफ्ताब को थाने लेकर पहुंची है। वहीं थाने से दूरी के बाद मीडिया कर्मी की दूरी बना दी है, किसी भी मीडिया कर्मी को आप थाने के पास नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ इस समय क्राइम ब्रांच एफएसएल की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वहीं कुछ ये जो जिस तरह आपने बताया कि लोग भी इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी दूर रोक दिया गया है, क्योंकि जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो गिरिराज सिंह के बयान के आने के बाद लोग इकट्ठा होने लगे हैं, क्योंकि जो आरोपी था वो एक विशेष समुदाय का था और श्रद्धा एक हिंदू समुदाय के होने के कारण इस एंगल से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, देखिए आपने शुरू में इशारा किया और जो हमारी दोनों एक्सपर्ट हैं वो भी इस ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन एक बहुत अगर मैं सोसाइटी को देखूं तो मैं इस पे बहुत डिबेट्स करता हूं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। ये थोड़ा सा अलहदा विषय इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे कहते हैं ना कि कोई फिल्म बनाते वक्त ग्लैमर का तड़का भी डालो, ये भी डालो, वो भी डालो, तो फिर वो एक लोग उसको देखना चाहते हैं, बहुत ऐसा कंटेंट जो बहुत लोग देखें। टीवी के पर्दों पर भी बड़ा उसको रचा बसा के दिखाया जा रहा है कि बड़ा अच्छा सब कुछ है इसमें। ये जो कंटेंट कंज्यूमिंग बढ़ी है हमारी सोसाइटी की इंटरनेट आने के बाद, 5G आ जाएगा और स्पीड से हम लोग कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्या आप इस चिंता की ओर इशारा आप देख रहे हैं कि लोग बच्चे कंज्यूम तो कर रहे हैं या हम लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर उतनी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
हमारा दिमाग या हम उसके लिए तैयार नहीं है, हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है उसके लिए। मानना है कि जहां तक कानून में 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है, हाँ हाँ, और मेरे हिसाब से अगर पुलिस इस तरह के कंटेंट डालने वालों को, जिसके कारण जो क्रिमिनल इन्फ्लुएंस हुआ वो एडेड और अबेटेड हुआ है, मेरे हिसाब से उन लोगों को भी अगर 201 में फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और इनके साथ 120B में एक्यूज्ड बनाया जाए, तो हो सकता है कि समाज में थोड़ी सी जो कानून जो भय पैदा करता है, डेटरेंस लाता है, वो लाए, और इस तरह की चीजें जो बिल्कुल अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे खुलेआम परोसी जा रही हैं, में शायद कोई प्रश्न चिन्ह लगे। मैं बहुत लंबा शायद यूज कर रहा हूं, लेकिन 120B को फॉर अबेटिंग एंड एडिंग द क्रिमिनल एंड क्राइम ऐड किया जा सकता है, और वैसे लोगों को भी एक्यूज बनाया जा सकता है जो इस तरह की चीजें लोगों को दे रहे हैं। जैसे खून के धब्बे मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है, व्हाई दीज थिंग्स कैन बी इजीली अवेलेबल फॉर एनी पर्सन। 18 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे, उन लोगों को इन सब तरह की चीजें अवेलेबल होने की क्या जरूरत है, जो कि हाईली साइंटिफिक चीजें हैं। किस तरह से इस तरह के जो क्राइम शोज होते हैं, सो कॉल्ड पॉपुलर क्राइम शोज, वो ग्लैमराइज करते हैं क्राइम को, और उसमें नो डाउट जो हमारा ऐसा मन, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स जो हैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से वो वल्नरेबल होता है और वो उस दिशा में, उस ग्लैमर की दिशा में चला जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि शराब पीना बुरा है, लेकिन जिस तरह से शराब परोसी जाती है, लोग शराब पीने लगते हैं। हम सब एक बचपन और युवावस्था के दौर से गुजरे हैं। निश्चित रूप से सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, कहां किस कानून में लिखा हुआ है कि इट इज गुड, लेकिन लोग ये सारी चीजें सीखता है उसी एज में जब वो टेंडर एज। अभी तो एक रिपोर्ट भी आई है जितेंद्र जी, वो कि कोविड के बाद दिल्ली में ये नशे की चीजों की कंज्यूमर इतने बढ़ गए हैं कि वो रिकॉर्ड है। हम ड्रग्स की बात करें जो कि हाई एंड ड्रग्स हैं, जिस तरह से हमारे बच्चे समाज में हाई एंड ड्रग्स में झोंके जा रहे हैं, परिवार समाज खत्म होता जा रहा है। सनम इन जी, चीजों को बहुत सीरियसली ये जितेंद्र जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात की और इशारा किया। आप से मैं टिप्पणी लेने के बाद राकेश जी के पास जाऊंगा, वो भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पर्दे पे जो दिख रहा है वो समाज से आ रहा है, क्योंकि समाज वो चाह रहा है इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये उनकी दलील होती है जो पर्दे पे लोग दिखाते हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि भाई ये बदलाव है तो आप सिनेमा को मत कोसिए, टीवी को मत कोसिए। ये जो पूरा व्यवस्था है सोसाइटी की, एक पहलू तो इसका ये हो गया कि भाई पर्दे की वजह से जो हम देख रहे हैं, बच्चे जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक दूसरा पहलू इसका एक ये भी है कि इसमें जो धर्म का एंगल एड ऑन किया जा रहा है। मैं इन दोनों एंगल पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं संक्षेप में। देखिए, जब निर्माता कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप समाज में जो हो रहा है वो नहीं दिखाइए, पर उसे इस तरीके से दिखाया जाए कि वो सही और गलत परख पाए, हमारी वैल्यूज बढ़े। कोई भी पिक्चरें आप देखें, मैं नहीं कह रही हूँ कि रेप पे पिक्चरें नहीं बनी हैं, पिक्चरें बनी हैं, पर सबसे ज्यादा हमें देखने चाहिए और निर्माताओं को देखना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को देखना चाहिए कि जिस तरह से वो किसी को डिपिक्ट कर रही हैं, उसका असर फिल्म के, जब आप फिर सिनेमा से इस फिल्म काट के टिकट काट के निकल रहे हैं, पिक्चर आपने देख ली है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है कि ये गलत हुआ
क्योंकि ये सनसनी बनने का एक मुद्दा है। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपने लॉकडाउन की बात करी और ये महीने जब हम सब 2 साल से सोसाइटी और हमारी जिंदगी बदल गई है, लोग इधर उधर के बजाय घर में बंद हो गए थे। The highest number of rapes, highest number of domestic violence and divorce not just भारत में, इंटरनेशनली हुआ है 2020 में, पहले लॉकडाउन में। तो अब आपको देखना चाहिए कि, और मैं अपनी बहनों को कहूंगी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं और आपको लगता है कि जिस आदमी के साथ आप हैं वो ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत सी बहनें हैं जो घर में चुप बैठी रहती हैं कि ये आदमी बदल जाएगा। किसका आदमी बदला है? और कितनी बहनें यहाँ अभी भी या तो तड़प रही हैं या मर रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसके 2 पहलू हैं। अगर कोई निर्माता अच्छी पिक्चर बनाए डोमेस्टिक वायलेंस पे और ऐसी कहानी दिखाए जहां एक लड़की ये सब चुपचाप घर में दब दब के बर्दाश्त करने के बजाय एक सेंसिबल तरीके से आवाज उठाए। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसे ही फेमिनिज्म करे कि मर्द सब खराब है, नहीं है। हमारे भाई मर्दों को भी काट के फेंका जा रहा है। अभी आज ही की घटना, एक खबर आई है कि उसमें एक लड़की ने अपने मर्द को काट के फेंक दिया। तो मर्द भी वो सुरक्षित कहाँ है? तो इस सोसाइटी का ये तो टैबू है। मर्डर केस लीजिए आप, तंदूर मर्डर केस हुआ था दिल्ली में 15-20 साल पहले। कानपुर का बड़ा वाकया है, कानपुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी। कानपुर में भी है। तो मैं तंदूर मर्डर केस हुआ था दिल्ली में 15 साल पहले, आप उसकी देखिए। क्राइम्स ऑफ पैशन आर नॉट क्राइम्स दैट हैपन ओवरनाइट। ये जो हादसे होते हैं आपके अपनों से होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके अपनों में मुसीबतें हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कहूंगी दैट यू शुड गो फॉर कपल्स थेरेपी। Ask your partner to go and see a psychologist if they are not capable of handling their emotions। ये मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी जितेंद्र जी। मेरे हिसाब से लोग सब्सटेंस अब्यूज में तब आते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ऐसा धब्बा डाला है कि इट्स नॉट ओके टू गो एंड सी अ साइकाइट्रिस्ट। अगर हम कहें कि आप साइकाइट्रिस्ट ले, थेरेपी ले, कपल्स थेरेपी ले, मैरिज थेरेपी ले, तो ही हमारे समाज में सुधार आएगा। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। हमारे साथ राकेश रावत जी भी हैं। ब्रेक के बाद राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं। और ये वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। हमारी सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस तरह की चीजों के शिकार हैं। लेकिन वो एक चीज निकल कर आई कि एक जो टेंडेंसी है, जो मानसिकता पैदा हो रही है, वो खतरनाक है। उस खतरे को हमें भांपना चाहिए, समझना चाहिए, उससे निपटने के इंतजाम करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, खेल के तौर पर बहुत पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं, उतने ही पिछड़े हैं इस दुनिया में। खेलों को जितना प्रोत्साहन वर्तमान सरकार ने दिया है, ऐसा पहले कभी खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो रहने की होती थी, और शायद आपने हॉस्टल के लिए कुछ अभी अनाउंस किया है। हॉस्टल बना रहे हैं, हर मंडल पे हॉस्टल बना रहे हैं, और जो हॉस्टल थे उनमें अभी बच्चों की संख्या भी कम थी, खाली सीटें थी, उनको भी अभी अभियान चलाकर हमने भरा है। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया कुछ कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने सहमति दी है। लाइमलाइट में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार के जो इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के खेल हैं उनको कराने में प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। द इंटरव्यू में वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं यूपी के अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, हम ब्रेक से लौट आए हैं। बात हो रही है दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ, श्रद्धा हत्याकांड, उस मुद्दे पर कि आखिर इस तरह की घटनाएं, इतनी विभत्स घटनाएं हम क्यों देख रहे हैं, हमारे समाज में क्यों घट रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, राकेश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम को बड़े करीब से वो उन्होंने कवर किया है। राकेश जी, ये पूरी घटना किस तरह से आप देख रहे हैं? इसमें डेटिंग ऐप है, इसमें एक वेब सीरीज है, इसमें कॉल सेंटर है, इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसमें एक फ्रीजर है, इसमें हत्या करके कई टुकड़े किए गए हैं, मतलब सारी चीजें हैं और मीडिया इसको अलग अलग तरीके से कवर कर रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कई पहलुओं पे बात की है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं और फिर यह भी एक प्रश्न होता है कि इसको कैसे कंट्रोल पुलिस कर सकती थी या हम कैसे इसको और समाज को एक सही मैसेज दे सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, ये जो आफ्ताब ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, इस घटना के पीछे उसकी एक सोची समझी साजिश थी। जब 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया, उससे 10 दिन पहले लगभग उसने ये पूरी योजना बना ली थी कि इसकी हत्या करनी है। 18 मई से पहले उसने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि श्रद्धा उसके सामने रोने लगी थी। अब समझ में ये नहीं आता कि आफ्ताब इसको मारना क्यों चाहता था। क्या ये लव जिहाद का एक एंगल था या फिर ये सिर्फ एक प्यार में गुस्सा इतना वहशी हो जाना, ये समझ से परे। ये तो साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं इस खबर को भी दूसरी क्राइम की खबरों की तरह ही लूंगा, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है मर्डर की। और इस साजिश में अगर कोई आदमी किसी दूसरे धर्म से या लड़की किसी दूसरे धर्म से है तो इसको इस तरीके से किसी जाति का एंगल देना, और बशर्ते कि इस मामले को पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हो सकता है कि अभी भी आफ्ताब जो है पुलिस को गुमराह कर रहा हो कि मैंने उसको गुस्से में मार दिया या उसके मैंने 35 टुकड़े किए, लेकिन पुलिस को अभी तक जो उसकी जो शरीर के जो टुकड़े हैं वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस अभी भी जंगलों की खाक छान रही है और पुलिस को ये पूरा जो एविडेंस है ये कलेक्ट करने होंगे इसको मर्डर साबित करने के लिए। और इस मर्डर को पूरी तरीके से जो स्टैंड करने के लिए पुलिस के पास अगर एविडेंस नहीं होंगे तो कोर्ट में वो इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से अभी पुलिस जो है लगभग सभी जो जितने भी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करने का प्रयास कर रही है, और इस प्रयास के बाद ही ये सारी चीज साफ हो पाएगी कि क्या आफ्ताब पुलिस से झूठ बोल रहा है या फिर उसने सच में 35 टुकड़े करके उसके बॉडी के को जंगलों में या कहीं नाले में या किसी ड्रेनेज में फेंक कर उसको डंप किया है। तो जब तक कि पुलिस के पास एविडेंस नहीं होंगे, जब तक ये कहानी अभी सिर्फ हवा में चल रही है, और हवा में कहानी चलने के बाद जब इस्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ इसने टुकड़े जो है जंगल में फेंके, कुछ बरामद हुए, उनका जो डीएनए सैंपल मैच कराया जाएगा, उसके बाद ही कहानी इस्टेब्लिश हो पाएगी। जी बिल्कुल। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्या कोर्ट में ये सब टिकेगा। जितेंद्र जी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे इसके एक एंगल पे, लेकिन राकेश जी ने दूसरे एंगल की ओर इशारा किया। अब ये सब टीवी का एक काल्पनिक ये सब गढ़े गए हैं किरदार कि भाई ये है वो है, और हम लोग बड़े उसको रुचि लेके देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोर्ट में क्या स्टैंड करेगा ये तो तब वो मैटर करता है जब सबूत इकट्ठे करेगी। देखिए, सबूत इकट्ठा करने में केस दर केस, चाहे हमारा जो ये इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम है, हम कहेंगे कि इट इज टोटल एबिस्मल। सिर्फ उसी केस में एविडेंस शायद बहुत साइंटिफिक ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं जिसमें मीडिया ट्रायल हो जाता है और ऐसे बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज बड़े से बड़े केसों में, हीनियस मोस्ट क्राइम्स में ऐसी चीजें छोड़ दी जाती हैं जो कि एक आम शहरी भी देख के कहेगा कि पुलिस ने ये क्यों नहीं किया। और ये सब चीज जानबूझ के की जाती है। अच्छा, इस केस में निश्चित रूप से मीडिया ग्लेयर आया है,
स्क्रूटनी है, मीडिया की स्क्रूटनी है। तो हमें लगता है कि जब तक मीडिया पुलिस के पीछे लगी रहेगी, शायद इस केस को एक प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ ले जाया जा सकता है। इस केस में नो डाउट लास्ट सीन जो एविडेंस है वो बहुत ही मायना रखेगा। अच्छा, बहुत सारी जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं, क्योंकि आई विटनेस इसमें कोई है नहीं। इस केस में साइंटिफिक एविडेंस, जो डीएनए टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आएगी, तो ये सारी की सारी प्राइमरी एविडेंस नहीं, ये सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंसेज हैं। अच्छा। और अगर इनमें एक भी कड़ी अगर छूटती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट विल सर्टेनली गो टू द एक्यूज्ड, और कुछ साल के बाद हम कह देंगे कि भाई सारे भूल बिसर गए। और हाँ, जब तक ये मीडिया ट्रायल चल रहा है तब तक लोगों की स्मृति में है, ये फिर खत्म हो जाएगा। एक बहुत जरूरी बात मैं बिल्कुल एग्री करता था सनम जी के साथ कि एजुकेशनल सिस्टम में जो हमारा प्रोवेन केस है, जो निर्भया का केस रहा है, जिसमें कि अल्टीमेटली जो हीनियस मोस्ट क्राइम में इन्वॉल्व एक्यूज्ड पर्संस थे उनको अल्टीमेट सजा मिली। इन केसों को हमारे 9th, 10th, 11th, 12th के सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, सो दैट कि उस एज के बच्चों के माइंड में ये जाए कि कानून अगर सही काम करेगा तो अगर हम गलत करते हैं तो ये परिणाम हो सकता है। और इसके लिए सरकार को सोचने की जरूरत है। और कई बार मैंने ये बात कही है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा उसके पीछे जो है, जैसे रिपोर्टिंग से लेके और कल्मिनेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू चार्जशीट, तब तक इसको निश्चित रूप से वीडियो कैमरा के अंदर एक एक स्टेप्स को कैद किया जाए, सो दैट कि टोटलिटी विल कम बिफोर द कोर्ट एंड अल्टीमेटली जस्टिस विल प्रिवेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत स्पष्ट चीज नजर आ रही है कि इस पूरे मामले में अभी हम जो सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें अभी बहुत सारी पेचोखम हैं और उनको समझने की आवश्यकता है। मोनिका जी, ये जो बात अभी रावत जी ने कही, उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में उसने हत्या की, क्या ऐसी वजह रही, वो गुस्सा जो था वो किसी बात की लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के बाद वो हत्या के इस स्तर तक पहुंच गया, फिर उसने उसको काटा। ये किस तरह का मनोविज्ञान होता है जब हम इतना किसी को हैवान होता हुआ देखते हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो? हाँ जी, क्योंकि मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगी, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के मतलब जो चीजें हैं वो समझ नहीं पा रहे, बात समझ नहीं पा रहे हैं और बात समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और ये है कि सामने वाला किसी भी तरीके से मेरी बात को समझे, और जब कांस्टेंट लड़ाई झगड़े चलते जाते हैं तो एक लेवल के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हम उससे अब डील नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि बस मैं किसी तरीके से उस चीज से पीछा छुड़ाऊं। तो मुझे सबसे सुटेबल तरीका जो लगा वो मैंने इख्तियार कर लिया, क्योंकि अगर एक इंसान मर गया तो अब वो मुझे किसी तरीके से परेशान नहीं कर पाएगा, वो केवल अपनी परेशानी को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। और जैसे सनम जी कह रही थी थेरेपी के बाद, बहुत एग्री करती हूँ इनसे, क्योंकि मैं रोज ही लोगों से सेशंस में मिलती रहती हूँ और कई बार लोगों ने मुझे बताया कि वो काफी सालों से सोच रहे थे थेरेपी सेशंस में आने के लिए, कि हमें थेरेपी में जाना चाहिए, हमें अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन स्टिग्मा बहुत है इसके पीछे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो क्या हम पागल हैं? तो पागल तो नहीं है, लेकिन हम इस लेवल पे देखिए पहुंच जाते हैं जो आप हैवानियत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाले को जाहिर नहीं कर रहे हैं। और जब जाहिर कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये मिल रहा है कि आप गलत हैं, आप हमारी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। तो जब एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो हेल्प करता है हमारे इश्यूज को रिजॉल्व कराने में, तो उससे हेल्प मिलती है और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ की तो वैसे भी आजकल हालत खराब है। अभी
जितने भी 2 शोध आ रहे हैं ऐसा सालों में लग रहा है एंजाइटी कि के बहुत ज्यादा पूरा दिमागी बढ़ गए। सिस्टम हिल गया है पूरी दुनिया का ही। अब ये एक नई तरह की समस्या पैदा हो गई है दुनिया में सब बिल्कुल, लोगों और के 2 बीच में। सालों में ये बहुत ज्यादा एंजाइटी के केसेस बढ़ गए हैं। और जो कोविड की वजह से लोगों को आदत नहीं थी अपनी डे टू डे लाइफ में मतलब इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ कॉन्स्टेंटली रहना, तो जब हम कॉन्स्टेंटली रहते हैं तो हमारे अंदर फैमिली का भी कुछ सिस्टम बदल हो गया है जाता ना। फैमिली भी आजकल एक उनका भी एक अलग ही एक मॉडल आ गया है नया। अब उसके साथ डील करना पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं लोग डील हो उसके लिए मेंटल। फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। कुलदीप, एक जो बात निकल कर आई, रावत जी ने भी कहा और जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, चूंकि आप वहां पर हैं, उस पर मैं एक संक्षेप में आपसे चाहता हूं टिप्पणी आप बताइए कि वहां पर क्या अभी है, किस तरह से कलेक्ट किए जा रहे हैं एविडेंस, क्या
उनको भी उसमें अपराधी बनाया जाए। तो ये तो सब फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से लगता है कि यस, डेटरेंस विल सर्टेनली वर्क पॉजिटिवली टू कंट्रोलिंग द क्राइम। उनकी तो हमारे समाज में इतनी इज्जत होती है। अब अगर पंकज कोई मतलब अब पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए, मुन्ना कौन है वो, सब उनको ले लीजिए, इनके सब जेल चले जाएंगे अगर आपकी बात सही हो गई तो। इज्जत की जाए ना, एक्टर एज ए एक्टर वो कुछ दे रहे हैं समाज को, निश्चित रूप से इज्जत की जाए। मैं इस बात को कर रहा हूं कि अगर उनके एक्टिंग से कोई भी आदमी नेगेटिव क्राइम में जाता है, हीनियस मोस्ट क्राइम में जाता है, तो उसमें भी उनको फिर बराबरी, मतलब केवल पैसा कमाने के लिए और इज्जत कमाने के लिए उनको, मतलब नो रिस्क नो गेन, तो दिस रिस्क शुड बी देयर एंड दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर एक्टिंग सो ब्यूटीफुली। सनम जी, आखिरी में आपसे टिप्पणी, क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ी हुई बात भी है, बहुत सारी बातों पे हमने चर्चा की है, आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं बस इतना कहूंगी कि 2-3 चीजें आती है दिमाग में। एक तो इम्प्लीमेंटेशन और लॉ में बहुत फर्क है। ये गैप को हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। बाकी दिनों देशों में FSL लैब है, आप PV की बात कर रहे हैं, आप देखिए क्राइम लैब मायामी या यहाँ या वहाँ, जो वहाँ की फोरेंसिक है और हमारी में, उसमें बहुत फर्क है। वहाँ की ट्रेनिंग में और हमारी पुलिस की सेंसिटाइजेशन में बहुत फर्क है। दूसरा मैं कहूंगी, जो घरेलू मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस है, हमारा लॉ है, इंटरनेशनल डे फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आ रहा है, एलिमिनेशन, उस पे हमारे को चर्चाएं करनी चाहिए कि हम औरतों के खिलाफ, घर में मर्दों के खिलाफ भी वायलेंस होता है, कैसे कम किया जाए। तीसरा मैं ये कहूंगी, अब लास्टली मैं ये कहूंगी कि हमारी सोसाइटी मोबाइल फोन के आने से अलग हो गई हैं। हम डिनर टेबल पे 5 लोग बैठे हैं, सब अपना अपना फोन लेके पकड़ के। हमें एक रूल होना चाहिए घर में कि इस घंटे से इस घंटे, चाहे हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं या माँ बाप के साथ बैठे हैं, कोई भी फोन नहीं उठाएगा। ये नहीं है कि पिताजी फोन लेके बैठे हैं तो बच्चों भी शक्ल देख रहे हैं, इनके लिए रूल डिफरेंट और हमारे लिए। क्योंकि जब तक हम घर में और परिवार में अपनी सोसाइटी में सुधार और वैल्यूज एक दूसरे के साथ इंसान की तरह नहीं दिखाएंगे, SMS और WhatsApp के द्वारा आप नहीं सिखाते हैं वैल्यूज अपनी बच्चों को। और लास्टली मैं ये कहूंगी कि जो बहनों को लग रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार है, या तो कुछ करें उसके बारे में, घर में चुपचाप के घुट के ना मरे। अच्छा, आखिरी में छोटी सी टिप्पणी, ये लिव इन भी इस मामले में इंक्लूडेड है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी बड़ा हल्ला चल रहा है। इस पे ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। आप बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे में बात करिए या मध्य वर्ग में बात करिए या जो कर्मचारी वर्ग में बात करिए, वो कह रहे हैं मतलब कि लिविंग विदाउट लायबिलिटी। लिविंग, एक मिनट, जहां पे मेरा सवाल, मैंने ये जो देखा अपने बचपन से, जहां पे हमारे घर में भी जो काम करते हैं, जितनी भी वर्किंग क्लास है, उनके गाँव में एक बीवी और शहर में एक बीवी है, उसको आप लिव इन नहीं कहेंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है आप लिव इन कर रहे हैं कि शादी कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है कि आप इज्जत से रह रहे हैं कि नहीं। औरत की इज्जत करिए, मर्द की इज्जत करिए, रिश्ते को निभाइए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप शादी करें तो बेहतर है, आपके बच्चों को लेजिटिमेसी मिल रही है, ठीक है, पर जो नहीं कर रहे दे शुड बी फ्री टू चूज। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। My problem is, do you respect women? Do you respect men? Are you in a relationship of respect? End the relationship if you're not. And if you're a victim of domestic violence, do something about it. Don't be a victim of a crime of passion. ये मेरा कहने का है इनमें, क्योंकि बहुत सी औरतें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मोनिका शर्मा जी, सनम सिंह जी, जितेंद्र झा जी, कुलदीप भारत हमारे सहयोगी दिल्ली से, और राकेश रावत जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत चिंता का विषय है, हमने अलग अलग पहलुओं पर बात की है, लेकिन चिंता इस बात की है कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, आक्रामक कंटेंट की वजह से, हिंसात्मक जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो रील्स बनाई जा रही हैं, जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, एक होड़ है, इसके पीछे एक पैसे का मॉडल भी है। लेकिन ये हमारे सोसाइटी को कितना प्रभावित कर रहा है, कितना दूषित कर रहा है, ये भी चिंता का विषय है। हमें बहुत माइक्रो लेवल पे ये समझना होगा। जैसे माइक्रो लेवल पर इलेक्शन मैनेजमेंट होता है ना, उसी तरह से हमको माइक्रो लेवल पर सोसाइटी मैनेजमेंट करने की भी तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जो परिस्थितियां अभी हैं, आफताब किस धर्म का था, श्रद्धा किस धर्म थी, ये एक मसला हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि इस तरह के बहुत सारे आफताब, इस तरह के बहुत सारे श्रद्धा हमारी सोसाइटी में हैं, और वो तब हमें पता चलते हैं जब इस तरह की कोई हीनियस घटना हो जाती है। तो
इस समय ये जरूरी है कि कानून के स्तर पर, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा, जो लोग समाज में एक मैसेज देने का काम करते हैं उनके स्तर पे हर चीज को अर्थ से अगर जोड़ दिया जाएगा, पैसे से जोड़ दिया जाएगा, तो फिर उसका एक असर भी होगा। क्योंकि जो लोग मॉडल हैं वो समाज में लोगों के सामने एक नजीर पेश करते हैं और उस हिसाब से फिर समाज चलता है। क्राइम को ग्लोरीफाई करके अगर हम चैन से सो सकते हैं तो फिर इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा कि क्राइम को जो लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया जाए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो अपराध को, जो एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जो सेक्स को बेच रहे हैं बुरी तरह से और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि उस तरह के कंटेंट का बहुत डिमांड है। तो डिमांड अगर किसी चीज की होगी तो आप उसी चीज को बेच देंगे बुरी तरह से। तो इसके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। और ये पंजाब सरकार को कसनी पड़ी जब लगातार हत्याएं हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उसके बाद जो तमाम हत्याएं हुई पंजाब में, तो पंजाब सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। तो क्या एक हत्या का इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग? हमें किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, सोसाइटी को किस तरह से जागरूक करना है और मनोभाव जिस तरह से लोगों के, बच्चों के बदल रहे हैं उसको कैसे हमको टैकल करना है, ये सोचने की जरूरत है। राष्ट्र देखने के लिए बहुत शुक्रिया।